बर्फ वाला इग्लू घर। मीना नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। मीना के पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। इसके बाद मीना ने अपने घर के खर्चे को संभाला और अपनी माँ की मदद की। मीना के परिवार में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। मीना और उसकी माँ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसी झोपड़ी में उनका गुजारा करने के लायक सामान था, थोड़े बहुत बर्तन, भांडे और कुछ कपड़े। इसी में वो अपना गुजारा किसी तरह कर रहे थे। मीना बहुत गरीब थी और उसकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। माँ, आप मेरा इंतजार करना, मैं काम से आने के बाद रास्ते से आपकी दवाई लेती आऊंगी। अरे बेटा, रहने दे, वैसे भी ये अंग्रेजी दवाई बहुत महंगी होती है। जब तक इन्हें खाते रहो तब तक तो आराम रहेगा, लेकिन जैसे ही खाना बंद कर दो तकलीफ और बढ़ने लग जाती है। और कब तक हम पैसा दवाई में खर्च करते रहेंगे। ओह, क्या हो गया माँ? कम से कम दर्द से तड़पने से तो अच्छा है कि दवाई खा लो। और पैसों का क्या है, इसलिए तो मैं काम कर रही हूँ ताकि आपकी दवाई आती रहे। आप चिंता मत करो। सुमित्रा की उम्र हो गई थी, इसलिए उसके घुटनों में दर्द होता था, जिस वजह से वह घर के काम भी नहीं कर पाती थी और ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पाती थी। इसलिए मीना को अपनी माँ के लिए दवाई खरीदनी पड़ती थी। अपनी माँ की ये हालत की वजह से वो एक साहूकार के घर में उनके काम में उनकी मदद करती थी। उनकी फाइल वगैरह संभालना और रिपोर्ट वगैरह रखना, ये सब उसका काम था। मीना पढ़ी लिखी थी, इसलिए अमीर साहूकार मीना को उसके घर खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देता था। तभी एक दिन मीना काम पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक पौधे के ऊपर एक तितली फंसी हुई होती है, जिसके पंख लकड़ी में फंस गए थे। मीना उस तितली की मदद करती है और उसे बाहर निकाल देती है। अब तुम आराम से इस हवा में घूम सकती हो। अच्छा हुआ जो मेरी नजर तुम पर पड़ गई और मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया। मीना तितली को बचाने के बाद वापस अपने काम पर चली जाती है। साहूकार का एक छोटा सा ऑफिस था। मीना उस ऑफिस की सफाई करती थी और फाइलों को संभाल कर रखती थी। मीना मन लगाकर काम करती थी। अब तो 25 तारीख आने वाली है और साहूकार के पास पैसे भी आने वाले हैं। वो मुझे इस बार ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि उनका काम इस बार अच्छा चला है। मीना सफाई करते करते ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर साहूकार आ जाता है। ठीक तो है ना मीना, सब कुछ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालिक, बस मुझे याद आया कि 25 तारीख को सेठलाल के यहाँ से पैसे आने वाले हैं। इस बार तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। हाँ हाँ, मुझे पूरा हिसाब पता है। तू ज्यादा पैसों पर ध्यान मत रख, समझ गई? बस अपना काम किया कर। ये सब तेरी मेहनत का नहीं है, मेरी मेहनत का नतीजा है। तुझे मैंने पगार पर रखा है और तुझे केवल तेरी पगार ही मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है ना, और तूने बहुत सारी छुट्टी भी करी है, इसलिए तेरे पैसे कट जाएंगे। मालिक, ऐसा मत करो। मुझे माँ के लिए दवाई खरीदनी है और घर में राशन भी भरवाना है। मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। आपके दिए हुए कुछ पैसों से ही मेरा घर चलता है। अगर आप वो भी काट लेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? मैं यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं चला रहा हूँ। तुझे बस तेरे काम के पैसे मिलेंगे, समझ गई? इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। मीना जो इतना मन और लगन से काम करती है, वो अपना मन उदास करके रह जाती है। साहूकार अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लेकर आता है और मीना को दे देता है। मीना ने इस बार साहूकार के काम में डबल मेहनत की थी, लेकिन साहूकार ने उसे बस उसकी तनख्वाह ही दी और उसमें से भी छुट्टी के पैसे काट लिए। मालिक, इतने में तो घर का केवल राशन ही आ पाएगा। माँ की दवाई मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? आप तो जानते ही हो मेरे पास इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है और अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है। मीना साहूकार से बहुत विनती करती है, पर साहूकार उसकी एक नहीं सुनता। मीना पूरे दिन काम करती है और ये सोचती रहती है कि आखिर वो कैसे घर का खर्चा चलाएगी। शाम हो जाती है और मीना अपने घर जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद मीना देखती है कि उसकी माँ घर का सारा सामान लिए घर के बाहर खड़ी हुई है। अपनी माँ की ये हालत देखकर मीना उसके पास भागते भागते पहुंचती है और पूछने लगती है, माँ क्या हुआ माँ? आप सारा सामान लेकर बाहर क्यों खड़ी हुई हो और आप रो क्यों रही हो? बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, सब कुछ हमसे छीन गया है। एक तो तेरे बाबा का भी देहांत हो गया, ऊपर से मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 2 महीने से घर का किराया जो नहीं दिया था।
मीना अपनी माँ की बातें सुनते सुनते उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मीना सब जानती थी कि आखिर कब तक मकान मालिक भी उन्हें फ्री में अपने घर में रखेगा। एक न एक दिन तो ये होना ही था। अब मीना अपनी माँ के साथ घर का सारा सामान लिए घर के बाहर खड़ी थी। तभी मीना अपनी माँ से कहती है, हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए माँ। आपको याद है ना, पापा हमसे यही कहा करते थे। एक काम करते हैं, जब तक हमें कोई घर नहीं मिलता तब तक हम चाचा के घर चल देते हैं। थोड़े दिन चाचा के घर पर रहेंगे, उसके बाद कुछ न कुछ देख लेंगे। मीना अपनी माँ और घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर कुछ दूरी पर अपने चाचा के घर रहने के लिए चली जाती है। चाचा के घर पहुंचने के बाद मीना अपने चाचा के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी चाची गेट खोलते हुए कहती है, अरे दीदी आप और मीना तुम अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मीना और उसकी माँ को घर का सामान लिए देखकर उसकी चाची को विश्वास हो जाता है कि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है और अब वो सहारा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मीना की चाची उन्हें सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेती है। चाचा, इस समय हमें आपकी जरूरत है। मीना ने अपने साथ हुई सारी घटना अपने चाचा चाची को बताई। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मीना, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपने इस घर में ज़्यादा समय तक नहीं रहने दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों बाद यहाँ से ये घर खाली करके जाना है। तुम्हारे चाचा और मैं शहर रहने के लिए जा रहे हैं। इस घर को हमने पहले ही बेच दिया है। 2 दिन बाद हम ये घर खाली कर रहे हैं। कोई बात नहीं चाची जी, मैं 2 दिन में यहाँ पर रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगी। तब तक आप हमें थोड़ा सा शरण दे दो। मीना अब 2-3 दिन तो अपनी चाची के घर रुक जाती है, लेकिन चिंता की बात ये थी कि उसके बाद वो कहाँ रहेगी और कैसे रहेगी। किराए देने के लिए तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। ऐसे ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और मीना अपने सामान को लेकर, अपनी माँ को लेकर चाचा के घर से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मीना की चाची उन्हें रोकते हुए कहती है, रुक जा मीना बेटी, इतनी ठंड में बाहर कहाँ पर रहने के लिए जाएगी? तेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। तू कुछ दिन और यहाँ पर रुक जा। मैंने तेरे चाचा से बात की है, वो अभी यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। नहीं चाची जी, मैं अपना रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगी। आप हमारी चिंता मत करो। वैसे भी हम आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आपने हमें 2 दिन अपने घर में रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मीना अपनी माँ को लेकर चाची के घर से निकल जाती है। मीना अपनी माँ को लेकर दर दर भटक रही थी, पर उसे रहने के लिए कोई बसेरा नहीं मिल रहा था। मीना अपनी माँ को लेकर एक खाली जगह पर पहुँच जाती है। बाहर काफ़ी ठंड थी। दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रहे थे और वो जाकर एक बगीचे में बैठ जाते हैं। मीना अपनी माँ के साथ बैठी होती है। वो बगीचे से कुछ फल तोड़कर अपनी माँ को देती है और खुद भी खाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। परी मीना से कहती है, मीना तुम कैसी हो? कौन हो आप? मैं परी हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और तुम दोनों ठंड से ठिठुर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ मीना। तुम्हें वो बर्फ का बना हुआ इग्लू दिख रहा है? वो घर तुम्हारे लिए है। लेकिन ये घर तो बर्फ का बना हुआ घर है। ये तो बहुत ठंडा होगा। हम इसके अंदर कैसे रह सकते हैं? इससे अच्छा तो हम पेड़ के नीचे रह लेंगे। कम से कम ये पेड़ हमें थोड़ी गर्मी तो देगी, ठंडी हवाओं से तो बचाएगी। नहीं मीना, ये बर्फ का बना हुआ जरूर है, लेकिन ये अंदर से बहुत गर्म है। और ये बर्फ का घर एक जादुई इग्नू घर है। इसके अंदर तुम्हें चिमनी भी मिलेगी जहाँ पर आग जल रही होगी। वो तुम्हें ठंड से बचाएगी। और हाँ, इसके अंदर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और खाने के लिए गर्मा गर्म खाना भी है। परी मीना को ये सारी बात बताती है और मीना अपनी माँ को लेकर परी के साथ इग्नू घर के अंदर पहुँच जाती है। इग्नू घर अंदर से बहुत सुंदर था और उस घर में ज़रूरत की सभी चीज़ मौजूद थे। घर के अंदर चिमनी भी जल रही होती है और टेबल पर गर्मा गर्म खाना भी रखा हुआ होता है। ये सब देखकर मीना को बहुत अच्छा लगता है। दोनों माँ बेटी बहुत देर से भूखी थी। वो दोनों गर्मा गर्म खाना खाती हैं। तुम जानती हो मीना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया। जब तुम एक दिन अपने घर जा रही थी तो तुमने पौधे में फंसी हुई एक तितली की जान बचाई थी। वो तितली मैं ही थी। तुमने मेरी जान बचाई, उसके बदले में ये सब तुम्हें देना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो वो तितली आप ही थी। लेकिन अगर वहाँ पर कोई और भी होता तो वो आपकी जान जरूर बचाता। अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और कुछ नहीं।
मैं तुम्हारी इन्हीं दयालु बातों से तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो और ईमानदार भी हो। तुम्हें भी आज मेरी जरूरत थी, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए किया है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और मीना अपनी माँ के साथ उस जादुई इग्नू घर में रहने लगती है और अपने आगे का जीवन उसी घर में अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से बिताती है। रौनकपुर गांव में मधुबाला अपनी माँ शांति और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। मधुबाला की माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन अकेले शांति इतना ही कमा पाती थी जिससे सिर्फ उनके और बच्चों का पेट भर पाता था, जिस वजह से मधुबाला को किसी भी तरह की कोई खुशियाँ नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि मधुबाला ने जब से होश संभाला उसे ये भी याद नहीं कि उसकी माँ ने कभी किसी त्योहार में भी अच्छा कुछ बनाया हो या पहना हो। ये सारी चीजें मधुबाला को बहुत ही खलती थी, लेकिन वो अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए अपनी माँ से कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। मधुबाला जब बड़ी हुई तब उसने सोच लिया उसे अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में तो काम नहीं करना है, उसे कुछ अलग और अच्छा करना था जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। और फिर उसे एक बेकरी पर केक बनाने का काम मिल जाता है। ठीक है, कल से बेकरी पर आ जाना। महीने के 2000 मिलेंगे, अभी बाद में बढ़ा दूंगा। माँ, आपको पता है मुझे मोहनलाल जी के बेकरी पर काम मिल गया है। अब आपको लोगों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज ही जाकर सबको मना कर देना। अब आप बस आराम करो। इस तरह मधुबाला बेकरी पर बहुत ही मन लगाकर काम करती है और जल्द ही केक बनाना भी सीख लेती है। अरे मधुबाला, अब तो तुम बहुत अच्छे केक बना लेती हो और तुम्हारे हाथों के बने केकों में तो मानो अलग ही जादू है। जब से तुमने केक बनाना स्टार्ट किया है, मार्केट में हमारे केक का डिमांड भी और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत अच्छा। गर्मी का मौसम था। मधुबाला बेकरी पर अकेली थी। तभी कुछ परियां गर्मी से परेशान होकर मधुबाला की बेकरी में आ जाती है। प्यारी लड़की, तुम ये क्या बेच रही हो? अरे, आप लोगों को नहीं पता, ये केक है। केक? ये क्या होता है? हमने तो इसे कभी नहीं खाया। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे किसी भी खुशी के मौके पर लोग बहुत ही शौक से काट कर खाते हैं। अच्छा, फिर हमें ये स्वादिष्ट केक खिलाओ, हम भी तो देखें कितना स्वादिष्ट है। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है। इसे मैंने बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। वाओ, यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो और खाने का मन कर रहा है, और ले आओ। ये लीजिए। परियों ने केक कभी नहीं खाया था। केक को खाते ही सभी परियां केक पर टूट पड़ती है। ये अब क्या कर रही हैं? रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। नहीं लड़की, मुझे अभी और केक खाना है और मैं बाकी बचे हुए सारे केक को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी। हमारे परीलोक में इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिलता। अरे, ये भोजन नहीं है। ये आप लोगों ने क्या किया? पूरी बेकरी खाली कर दी। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान। देखो, तुम इस केक के बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मुझे ये केक ले जाने दो। मुझे ये वाकई बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये बेकरी मेरी नहीं है। अगर मेरे मालिक ने बेकरी खाली देख ली, फिर तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और मुझसे इसका हर्जाना लेगा। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये पूरे 100 सोने के सिक्के, जिससे तुम एक बेकरी तो क्या, बहुत सारे बेकरी बना सकती हो। इतना बोलकर सारी परियां वहाँ से चली जाती है। तभी उधर से उसका मालिक अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है बेकरी का, और सारे केक कहाँ गए? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने पहले ही कहा था, यह गरीब लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखाई देते हैं। देख लिया आंखें बंद करके भरोसा करने का नतीजा। हाय, हम तो लुट गए। अरे, कोई पुलिस बुलाओ रे। प्लीज मालकिन, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। और फिर मधुबाला उन्हें सारी बातें बताती है और सोने के सिक्के के बारे में भी उन्हें बताती है। सोने के सिक्के? चल इधर ला। 100 सोने के सिक्के।
अब हमें बेकरी चलाने की कोई जरूरत नहीं है जी। और तू चल अब निकल जा मेरी दुकान से, कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की। इस तरह से उसकी मालकिन मधुबाला से सारे सोने के सिक्के छीन लेती है और उसे दुकान से भी निकाल देती है। क्या सोचा था और क्या हो गया। सोची थी इस बार पैसे मिलेंगे तो खुद की बेकरी खोलूंगी। अब क्या मुंह लेकर घर जाऊं और माँ को क्या जवाब दूंगी। अब क्या करूंगी मैं। हे भगवान, आखिर गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। रोने के बाद मधुबाला घर जाकर चुपचाप सो जाती है। मधुबाला, क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आज मैं थक गई इसलिए जल्दी सो रही हूँ। बेटी, तेरे कहने पर मैंने सबके यहाँ से काम छोड़ दिया और पिंकी का दाखिला भी बड़े स्कूल में करवा दिया है। तुझे कल सैलरी मिलेगी तो पिंकी के लिए कुछ किताबें और स्कूल के कपड़े लेती आना। ठीक है माँ, अभी सो जाओ। मधुबाला को पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह होते ही वो जंगल की तरफ निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं मैं माँ को, ये सब क्या हो गया। मधुबाला को रोते देख वही सारी परियां फिर वहाँ आती है और मधुबाला से रोने का कारण पूछती है। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? ये सवाल आप पूछ रहे हो? हाँ, आखिर बताओ तो क्या हुआ। तुमने हमें इतना स्वादिष्ट केक खिलाया है, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अब तो मुझे तुम्हारे हाथों के केक खाने की आदत लग चुकी है। मैं तो तुम्हारे पास रोज केक खाने आया करूँगी। मधुबाला परी को सारी बातें बताती है। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? आओ तो। ये देखो। तभी परी हवा में अपनी छड़ी घुमाती है और एक विशाल केक की बेकरी बनकर तैयार हो जाती है। ये लो, अब से ये तुम्हारे नई केक की बेकरी है। इसके अंदर केक बनाने की सारी चीजें हैं। अब तुम अपना आंसू पोंछ लो और जल्दी से मेरे लिए केक बनाओ। तुम्हारे हाथों का केक रानी माँ को भी बहुत पसंद आया। मुझे उनके लिए भी लेकर जाना है और तुम्हारी सबसे पहले कस्टमर मैं ही हूँ। चलो अब खुश हो जाओ। फिर क्या था, मधुबाला ने खुश होकर परियों के लिए केक बनाया। परियों ने उसे फिर सोने के सिक्के दिए और वहाँ से गायब हो गई। मधुबाला ने उन सिक्कों को बाजार में बेचकर अपनी सारी जरूरतों की चीजें खरीदी और खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका मालिक मोहनलाल मधुबाला की बेकरी पर आया। मैडम, मुझे आपकी बेकरी में छोटा सा कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है मैडम। मधुबाला जब पलटकर मोहनलाल को देखती है तब वो हैरान रह जाती है। मोहनलाल जी, आप इस हालत में, आखिर हुआ क्या? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। सोने के सिक्के के लालच में आकर मैंने अपना सारा काम धंधा बंद कर दिया था और फिर जब सारे पैसे खत्म हो गए तब मेरी यह हालत हो गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से बेकरी खोल सकूं। मुझे माफ कर दे बेटी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। आज इसे अपना ही दुकान समझे। और फिर इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।